नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी। रिपोर्ट में कहा गया है 279 मीट्रिक टन की जरूरत थी, 1140 मीट्रिक टन की डिमांड की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी। लगभग 290 मीट्रिक टन की जरूरत थी और 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांगा गया। तो दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के जरिए कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी। 290 के लगभग मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा मांगा गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन संकट को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर रार छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक पैनल की रिपोर्ट पर जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल सरकार पर हमला किया है, तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी के नेता जिस रिपोर्ट का दावा कर अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। कि ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। आप सोचिए जरा, ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने किया। झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया। ये अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जघन्य अपराध है कि ऑक्सीजन। देश के बड़े बड़े नेता आके जिनके ऊपर देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो कुल मिला के कल आज सुबह से एक ही काम कर रहे हैं, मीडिया में बैठ के, ट्विटर पे बैठ के, सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी। और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कानपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रेसिडेंशियल ट्रेन कानपुर देहात के 2 छोटे स्टेशन झंझक और रूरा पर रुकेगी, जहां राष्ट्रपति अपने करीबियों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पैतृक गांव का ये उनका पहला दौरा होगा। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पद संभालने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव परौख आ रहे हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ट्रेन से आज कानपुर पहुंचेंगे और 26 जून को शहर में पुराने परिचित लोगों से मिलेंगे। 27 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हेलीकॉप्टर से पैतृक गांव परौख और पोखराया कस्बा जाएंगे। अगर मौसम खराब रहा तो महामहिम विशेष ट्रेन से ही कानपुर देहात के रूरा और झींझक रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर दौरे को लेकर 4 स्तरीय सुरक्षा होगी। स्पेशल कमांडो के अलावा 10 जिलों की पुलिस फोर्स, आरपीएफ और जीआरपी को तैनात किया गया है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा की पुख्ता तैयारी की गई है। सेंट्रल रेलवे स्टेशन, सर्किट हाउस के अलावा अब एयरपोर्ट पर भी कमांड सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में बाहरी घेरा पुलिस, पीएसी, जीआरपी और आरपीएफ का होगा। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति के दौरे की व्यवस्था संभालने के लिए उनके साथ 42 अधिकारियों का दल आएगा। ये सभी राष्ट्रपति भवन और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े शीर्ष अधिकारी होंगे। इसके अलावा करीब 40 से 50 अफसरों का एक और दल होगा, जो फ्लीट के तौर पर चलने वाली ट्रेन में रहेंगे। स्वास्थ्य महकमे को किया गया अलर्ट।
राष्ट्रपति के दौरे को लेकर स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट किया गया है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज में एक वार्ड और डॉक्टरों की टीम को आरक्षित रखा गया है। राष्ट्रपति के दौरे के समय 20 से ज्यादा एम्बुलेंस आरक्षित रहेंगी। इन्हें अलग अलग स्थानों पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। 18 साल बाद भारत के राष्ट्रपति ट्रेन यात्रा करने जा रहे हैं। इससे पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने दिल्ली से देहरादून की यात्रा ट्रेन से की थी। उनसे पहले भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ट्रेन से यात्रा करने का रिकॉर्ड बनाया था। बहरहाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गृहनगर के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में गजब का उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वहीं आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर पहुंच रहे हैं। 3 दिनों के कानपुर दौरे के दौरान राष्ट्रपति 27 जून को अपने पैतृक गांव जाएंगे, जहां राष्ट्रपति अपने दोस्त सतीश मिश्रा से मुलाकात करेंगे। बता दें कि भोगमीपुर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा पुखरिया निवासी सतीश मिश्रा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लगभग 30 साल से दोस्त हैं। अब राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ सतीश मिश्रा के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात करेंगे। हमारे 30 साल पुराने अच्छे मित्र हैं और हर काम काज में उन्होंने हमको बुलाया। उनकी लड़के की शादी में भी हम गए थे। उसके बाद जब वो राज्यपाल की ओथ ली है पटना तब भी हम गए थे। जब राष्ट्रपति की ओथ हमको लेनी थी तो भी उन्होंने हमको बुलाया था, हम उसमें भी गए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कानपुर दौरे पर जा रहे हैं। शाम को सेंट्रल स्टेशन पर उतरने के बाद राष्ट्रपति सर्किट हाउस जाएंगे, जहां पर राष्ट्रपति रात्रि विश्राम भी करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति शनिवार को लोगों से मुलाकात करेंगे, जिसको लेकर सर्किट हाउस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम सर्किट हाउस में मौजूद हैं और रूम नंबर 6 के बाहर मौजूद हैं सर्किट हाउस के, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को रुकना है। मैं आपको अपने पीछे दिखाऊंगा कि ये वही रूम नंबर 6 है जहां पर राष्ट्रपति को आज यहां रुकना है। 3 दिवसीय जो कानपुर दौरे पर आ रहे हैं तो सर्किट हाउस के इसी कमरे पे उनको स्टे करना है और विश्राम करना है। मैं आपको बता दूं उनके कार्यक्रम के बारे में कि आज शाम को 7:45 पर विशेष ट्रेन से वो कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल उनका स्वागत करेंगे। स्वागत करने के बाद वहाँ से बाई रोड सर्किट हाउस पूरी फ्लीट आएगी, जहाँ पर उनको रुकना है। और आज रात का विश्राम करने के बाद कल 12 बजे तक उन लोगों से मुलाकात करनी जो 46 लोगों की लिस्ट उनके पास है, जिसमें जनप्रतिनिधि हैं और भी काफ़ी लोग हैं जिनके साथ उनको मुलाकात करनी है। और उसके बाद 2 बजे लंच करेंगे। लंच करने के बाद 1 घंटे का स्टे के बाद फिर वह अपने जो भी लोग जो उनसे मिलने के लिए आएंगे उनसे मुलाकात करेंगे और फिर रात को विश्राम करेंगे। इसके साथ ही 27 तारीख को सुबह 10 बजे वो कानपुर देहात के परास गांव पहुंचेंगे, जहां पर उनको पहुंचना है। वहां के कई कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में शिरकत करना है। उन कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद 27 तारीख की शाम में ही रात में फिर यहीं पर सर्किट हाउस में स्टे करेंगे और 28 तारीख को सुबह लखनऊ निकल जाएंगे। इस वक्त हम तो कोरोना के मामलों में कमी के साथ ही अब किसानों ने आंदोलन तेज करते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही है। रिहर्सल के लिए पश्चिमी यूपी से बड़ी संख्या में एक बार फिर से ट्रैक्टरों में सवार होकर किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे हैं। भाकयू प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार को जगाने के लिए हम एक बार फिर से आंदोलन को तेज कर रहे हैं। 7 महीने हो जाएंगे 26 तारीख को, तो एक फिर गेट बनागा, उस पर लिखा रहेगा 7 महीने पूर्ण, 8वें महीने में प्रवेश। तो प्रवेश द्वार में कर जाएगा आंदोलन और फिर अपना ट्रैक्टर अपने कुछ वापसी हो जाएंगे, कुछ यहाँ रुक जाएंगे।
तो वहीं भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का कहना है कि हम सरकार से बैठक के लिए तैयार हैं, लेकिन तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेना चाहती है। ये सरकार अपने जिद पर अड़ी हुई है। किसान बिल के विरोध में यूपी बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों का समर्थन करने के लिए नरेश टिकैत हमारे साथ हैं। नरेश टिकैत जो है बॉर्डर जा रहे हैं, बड़ी संख्या में उनके साथ में किसान है। उनसे जाने थे, जैसे कि आप अभी बॉर्डर पे जा रहे हैं और सुनने में आया कि अभी आपकी ओर से एक महापंचायत का भी आयोजन किया गया, क्या उसको लेकर की तैयारी की जा रही है? महापंचायत तो 1 महीने में 3 बार हो रही वहां से, कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई नई तो नहीं बात है। 7 महीने हो लिए, सब पता रोज की पेपर में भी आ रही, सारी वो हो रही बातचीत। सरकार की जो गलत नीतियां है, इन्होंने इस तरह की नौबत आना दी, तो किसान की क्या खता है इसमें, हमें समझ में नहीं आ रहा। ये बदला, सारा बदला किसानों पर लिया जा रहा। अच्छा, किसान यदि किसानों की बात करें, वार्ता की बात करें, तो सरकार भी चाहती कि बात हो, मामला जो है ये मसला जो निपट जाए, तो ऐसी क्या अड़चने आ रही है कि आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है? नहीं, हमें तो कोई कोई मध्यस्थ तो करे भाई, बात तो करे कोई, हम तो वासी बैठे, हम तो बातचीत के लिए तैयार है, हमेशा हमारे दरवाजे खुले बातचीत के लिए। लगभग 9 महीने बाद यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या यदि बात करें आपके धरने को लेकर तो क्या इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, अगर बातचीत हो तो अच्छा रहे, अच्छा रिजल्ट लगेगा। जब बढ़िया बातचीत हो तो आगे आदमी की सोच विचार की बात है, पर फिलहाल अच्छे लक्षण नहीं है सरकार के। यदि विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या आने वाले चुनावों में जो किसान, जो आपका जो संगठन है, क्या वो कोई अहम भूमिका निभाएगा? नहीं, एक तो बताओ, जब किसी के साथ लड़ाई हो रही, रोड़ा हो रहा, तो उसमें कोई उनके लिए क्या वो कर सके हम? उनके तो विरोध में जा गए जनता, जो जनता इतने धूम में, जाडे में, पाड़े में, बरसात में जा रही, तो फिर भी उम्मीद रखे सरकार को हमारे लिए वोट करेंगे, इस तरह की नहीं बात है। वो जनता को है, जनता चुने उसको, जनता को राइट है। तो वहीं आज के दिन यानी 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। आपातकाल से जुड़ी कुछ बातें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, एक के बाद एक ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं आपातकाल से जुड़ी कुछ बातें। साल 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल लगा था। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था। आज जिसकी 46वीं बरसी है, नागरिकों, प्रेस के तमाम अधिकारों को छीन लिया गया था। तो 46वीं बरसी है आज। देश में मीडिया के पास बोलने की आजादी नहीं थी। ये आपको हम 25 जून 1975 में जो इमरजेंसी लगाया उस वक्त की बात बता रहे हैं। ये घोषणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 का है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर शख्स को जेल भेज दिया गया था। साल 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। तो आपातकाल को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर कुठाराघात कर देश पर आपातकाल थोपा था। मैं उन सभी पुण्यात्मा सत्याग्रहियों को नमन करता हूं। तो ये ट्वीट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाया गया था और इस दिन को एक बार फिर से याद किया गया। और इस बीच रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कलेक्ट्रेट में धरना। किसानों के खिलाफ मामले के विरुद्ध धरना, मामला दर्ज करने के विरुद्ध धरना कर रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि एक बार फिर से अजय कुमार लल्लू किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। गुनावर कमंगरपुर गांव में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। अजय कुमार लल्लू किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे का विरोध कर रहे हैं। तो अजय कुमार लल्लू किसानों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर जो कि बागपत से सामने आ रही है। दुष्कर्म पीड़िता का पूर्व केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में हंगामा। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह के कार्यक्रम में हंगामा। दारोगा गजेंद्र सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा। पीड़िता का दारोगा गजेंद्र सिंह पर रेप के प्रयास का आरोप है। महिला पुलिसकर्मियों ने युवती को हिरासत में लिया। महिला आयोग से भी शिकायत कर चुकी है महिला। बागपत खेल विकास अभियान कार्यक्रम के दौरान हंगामा किया गया। तो दुष्कर्म पीड़िता का हंगामा कार्यक्रम के दौरान ही उसने हंगामा किया है। कई बार शिकायत की गई लेकिन जब कोई नहीं सुना तो दुष्कर्म पीड़िता ने हंगामा कर दिया। खबर कानपुर से, जहां मेगा वैक्सीनेशन सेंटर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखा गया। बीजेपी कार्यकर्ता ने गाली गलौज की है और कुर्सियां पटक दी। वैक्सीन लगवाने और न लगवाने को लेकर विवाद हुआ। बर्रा के दामोदर नगर वैक्सीनेशन सेंटर का ये पूरा मामला है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि आखिर कैसे मामूली कहा सुनने के बाद हाथापाई हो गई है। मेगा वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। तो वहीं मुजफ्फरनगर में बहुजन एकता संघर्ष समिति के संयोजक उपकार बावरा के नेतृत्व में बहुजन एकता के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से बहुजन एकता संघर्ष समिति ने 4 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया है। बहुजन एकता के संस्थापक उपकार बावरा ने बताया कि देश में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। हरियाणा में एक दलित को चाकू से गोदकर सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने एक 16 साल की बच्ची के साथ हो रहे छेड़छाड़ का विरोध किया था। तो मुजफ्फरनगर बहुजन एकता संघर्ष समिति ने सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आज हम लोग जिला कलेक्ट्रेट आए हैं अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के। डीएम साहब के माध्यम से एक ज्ञापन हम राष्ट्रपति महोदय जी को देना चाहते हैं, तो इसके संबंध में आज हम लोग जिला कलेक्ट्रेट आए हैं। हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं। आज दलितों पर जो निरंतर अत्याचार बढ़ता जा रहा है उसके संबंध में अभी हाल ही में घटना हुई थी हरियाणा में रोहतक में। एक दलित युवक को महज इसलिए चाकू से गोद करके मार दिया कि उसने एक 16 साल की बच्ची के साथ जो ज़बरदस्ती छेड़छाड़ हो रही थी उसका। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम ज्ञापन सौंपा है। मुजफ्फरनगर में बहुजन एकता संघर्ष समिति ने ये ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से बहुजन एकता संघर्ष समिति ने 4 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया है। बहुजन एकता के संस्थापक उपकार बावरा ने बताया कि देश में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। हरियाणा में एक दलित को चाकू से गोदकर सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने एक 16 साल की बच्ची के साथ हो रहे छेड़छाड़ का विरोध किया था। अब इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से ज्ञापन सौंपा गया है। दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। तो इस ज्ञापन के माध्यम से बहुजन एकता संघर्ष समिति ने 4 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया है। बहुजन एकता के संस्थापक उपकार बावरा ने बताया कि देश में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। हरियाणा में एक दलित को चाकू से गोदकर सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने रेप का विरोध किया था, वो भी 16 साल की बच्ची के साथ हो रहे दुष्कर्म का का विरोध किया था। तो अब इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लिया जाता है ये धीरे धीरे पता चलेगा। तो वहीं रायबरेली पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस ने समाज सेवियों के साथ मिलकर धूमधाम से एक बेटी की शादी कराई। दरअसल युवती के पिता की मौत हो गई है, जिसके बाद युवती की सौतेली मां ने
पूरी संपत्ति हड़प ली। संपत्ति विवाद जब थाने पहुंचा तो कोतवाल रेखा सिंह ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। तो खबर बिजनौर से, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। चुनावी रंजिश में दो पक्षों में विवाद हो गया। धारदार हथियार से हमला किया गया और इसमें 4 लोग घायल हैं। घायलों को सीएचसी में भर्ती किया गया है। धारदार हथियार से हमले में 4 घायल हैं। नूरपुर के गोहावर इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया और दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला देखा गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। उन्नाव में असलहा के साथ वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को असलहे के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। तो उन्नाव का यह मामला है जहां असलहा लहराने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना F84 क्षेत्र के देवी खेड़ा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। असलहा लहराने वाले अब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और सलाखों के पीछे है यह व्यक्ति। इसका वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद एक्शन लिया गया। तो वहीं मैनपुरी से खबर, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका सिपाही मिला है। फांसी के फंदे पर लटका मिला सिपाही रूपेंद्र का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। आगरा के रहने वाले बताए जा रहे मृतक रूपेंद्र प्रताप कुछ दिन पहले डायल 100 ड्यूटी के दौरान लाइन हाजिर हुए थे। थाना कोतवाली क्षेत्र के हिंदपुरम कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही डायल 100 ड्यूटी के दौरान लाइन हाजिर हुए थे, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में आज फंदे पर सिपाही का शव मिला। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।